ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि कोविड-19 से बचाव कैसे किया जाए। और इस भाग में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। आयुर्वेद किस तरह से लाभकारी होगा स्वास्थ्य को बनाए रखने में और कोविड-19 के संक्रमण को कम करने में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं दो एक्सपर्ट्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं आप, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर कौशिक दास महापात्रा। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर महापात्रा, डॉक्टर यादव। सबसे पहले डॉक्टर महापात्रा, आपसे समझ लें कि जब हम बात करते हैं अपने कवच की, सुरक्षा कवच जो हमारी इम्यूनिटी मानी जाती है, कितना लाभकारी होगा अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बहुत अच्छी तरह से हमारी सेहत चल रही है, कोविड-19 का संक्रमण कम हो, या अगर होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाए? देखिए, आयुर्वेद में जिस हिसाब से बताया गया है कि पहले हमें इसका प्रिवेंशन लेना है। तो प्रिवेंशन को आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो 3 हिस्से में बांटा गया है कि प्राइमरी प्रिवेंशन, जब हम लोग डिजीज़ के प्रायर में हम मेजर्स लेते हैं और फूड सप्लीमेंट्स और रसायन द्रव्य लेना। दूसरा जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जहाँ पर हम लोग लेते हैं कि डिजीज़ के अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और तीसरा होता है टू मिनिमाइज़ द रिस्क, वहाँ पर जो डिजीज़ प्रोसेस है, जो डिजीज़ में डेमोलिशन हुआ है, उसको हम लोग रोकें। तो आयुर्वेद इन तीनों लेवल पे ही दवाइयाँ बताया गया है और रसायन द्रव्य के बारे में कहा गया है। रसायन शब्द जो आया है, इसमें मेन बात क्या होता है कि जितने भी सारे शरीर में धातु है वो अपने सही चैनल पे पहुँच के उस पौष्टिकता देंगे, तभी वो ऑर्गन ठीक रहेगा। इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। पहली बात होता है कि हमारे लॉन्जिविटी बनी रहे पर्टिकुलर उस ऑर्गन के और पूरे शरीर में, और दूसरा होता है कि हेल्थ प्रमोशन की बात किया जाए, और तीसरा होता है हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए। अगर देखा जाए तो कोविड-19 में ये तीनों चीज़ें ही ज़रूरत है। प्रिवेंशन की भी ज़रूरत होता है और इंटेलिजेंस बढ़ाने की भी ज़रूरत होता है, क्योंकि काफ़ी सारे मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल और बिहेवियरल एस्पेक्ट इसमें है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर मेंटल लेवल पे अगर हम लोग देखें या हम लोग पर्सनल लेवल पे देखें कि इफ़ वी आर ट्रूथफुल, तो हम लोग सही तरीके से अपने सभी चीज़ों को मानेंगे जो गाइडलाइन बताया गया है भारत सरकार की तरफ से। और यहाँ पर ऑनेस्टी कहाँ ज़रूरत होता है कि अगर हमें कोई बीमारी है, कोई खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, टेस्ट में बदलाव आ रहा है, तो हम लोग सही तरीके से डॉक्टर के पास जाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप के तहत उसको सही तरीके से हम लोग जानेंगे कि हम बीमार है या नहीं है। और तीसरी जो बात होता है कि लोगों को हेल्प करना, खास करके बुज़ुर्गों को, जो लोग गरीब हैं उन लोगों को, ताकि बीमारी से बचा जाए। टोटल हेल्थ जो हम लोग बताते हैं आयुर्वेद में, वो ये है कि सिर्फ ना कि हमारा, सोसाइटी का हेल्थ भी हमें देखना है। तो ये सारा चीज़ें आयुर्वेद के प्रिवेंशन के बारे में कहा गया है। जी डॉक्टर विनोद यादव, जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात होती है और ख़ास तौर पर आजकल के जब इस माहौल में, तो बार बार ये कहा जाता है कि किसी तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। क्या क्या ऐसा तरीका है, क्योंकि इम्यूनिटी कोई एक दिन में बूस्ट अप नहीं हो सकती, तो ऐसे में क्या कुछ तरीका है कि इसको जल्द से जल्द बूस्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी जो है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बेहतर की जाए, अगर पहले से बेहतर ना रही हो तो भी? देखिए, जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है, प्रकृति ने हमें प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता इस प्रकार की दी हुई है कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या किसी, चाहे वो डिजीज़ का हो, मेंटल हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, उससे लड़ने में शरीर पूर्ण रूप से सक्षम है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये प्रकृति अपने हमारे आहार विहार लाइफस्टाइल इन सब के ऊपर आधारित होती है, तो वो कभी कम होती है, घटती और बढ़ती है। कभी कोई आपको डिजीज़ हो गई, उस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। आपको जब तक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं घटेगी, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप, सबसे बेसिक काम है, आप जो है दिनचर्या में अपनी लाइफस्टाइल को सेटल करें। दिनचर्या में कैसा है, जैसे सुबह प्रातः आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जिससे आपके शारीरिक मलों का निस्सरण हो जाए और धातुओं का वर्धन हो, पुष्टि हो। और इसके बाद आप पूरे दिन में जो भी अपनी ऋतुचर्या है, कब खाना है, कब पीना है, उस चीज़ को आप देखें, ध्यान रखें।
इसी प्रकार आप जो है कुछ औषधियां हैं, जैसे आप मान लीजिए अश्वगंधा का सेवन है, शिलाजीत औषध का सेवन है, आजकल आयुष मंत्रालय की तरफ से भी बताया जा रहा है, हल्दी का प्रयोग आप करते हैं, दूध के में डाल के भी प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के जैसे आंवला है, आपकी त्रिफला है, इस तरह की औषधियों का प्रयोग करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपकी ऋतुचर्या का पालन, यानी एक ऋतु में किस प्रकार से आप जीवन शैली, को हमारे यहाँ 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है और हर ऋतु में एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है। उसके बाद एक ऋतु दूसरी ऋतु में जब बदलती है उस समय विशेष ध्यान है, हम इसको ऋतु संधि काल कहते हैं। ऋतु संधि काल में क्या होता है, एक ऋतु के खत्म होने का आखिरी सप्ताह और दूसरी ऋतु के शुरू होने का पहला सप्ताह, ये दोनों मिला के एक सप्ताह 2 सप्ताह ऋतु संधि बनता है। ऋतु संधि में हमको नई ऋतु के लिए तैयार होना होता है और पुरानी ऋतु की आदतें छोड़, जैसे इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो ग्रीष्म ऋतु में हमें किस प्रकार का, इस समय लू का माहौल चलता है, तापमान बहुत अधिक रहता है, इसलिए हमें उस हिसाब से जीवन शैली रखनी चाहिए ताकि हमें तापमान का कोई हानिकर प्रभाव या लू का अवसर हमारे शरीर पे ना आए जी। तो इसी तरीके से हम आने वाली ऋतु जो है वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में क्यों इसी समय डिजीजेस ज्यादा होती हैं, जैसे कोविड अब थोड़ा उसका असर कम आएगा, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु के प्रारंभ से थोड़ा पहले बदलाव आएंगे मौसम में, इसकी जो तीव्रता में वो बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि 1-8 महीने के बाद इसके शायद कुछ और रुख देखने को मिले। तो हमें ऋतु संधि काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीजों का पालन करेंगे तो हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर महापात्रा, आयुष मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी दी गई है उसमें कुछ जनरल मेजर्स हैं, सामान्य प्रक्रियाएं हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दिन में कई बार गर्म पानी पीना है, फिर योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान करना है, जिसको नियमित रूप से रोज़ाना करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन जैसे जो पदार्थ हैं इनका प्रयोग करना है जब कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं। किस तरह से ये लाभकारी होगा और कैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ये सब? देखिए, जहाँ तक कोविड के फीचर्स है वो हमारे आयुर्वेद में बात और कफ ज्वर के साथ ही मिलता है। कोई भी डिजीज़ जब होता है उसके कुछ प्रोसेस होता है कि एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक पूर्व रूप होता है, फिर उसका रूप होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम लोग जब इसके देखते हैं कि पूर्व रूप कैसे पता चलेगा कि कोविड हो रहा है या कोई भी बीमारी हो रहा है, पता कैसे चलेगा। किसी भी बुखार में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जम्भाई आना उसमें, दूसरा होता है आँखों में जलन या शरीर में किसी भी हिस्से में जलन, और तीसरा जो होता है कि खाने में अरुचि होना, डिस्टेस्ट। तो हमें पता चल जाएगा कि अब ये बीमारी आ रहे हैं। तो आयुष गाइडलाइन के तहत जितने भी सारे चीज़ें बताया गया है कि ये द्रव्य लेंगे तो हम लोग पूर्व रूप में ही इसको रोक देंगे, जब डिजीज़ आने से पहले ही हम इसको रोक देंगे। तो यहाँ पर मेन बात है कि हम लोग जब भी कोई खाने में चीज़ें को लेते हैं उसमें हम लोग उस खाने को सही तरीके से पकाएं। बाकी देश और हमारे देश में यही अंतर है कि हम लोग किचन में थोड़ा सा ज़्यादा समय देते हैं जी, ठीक है। इसका कारण यही है कि हम लोग प्रॉपरली उस चीज़ को बॉयल करते हैं और उसमें मसाले जो लगाते हैं वो बाकी देशों में शायद इतना मसाले नहीं लगते जो हमारे इसमें मसाले, और वो सही है कि हल्दी का प्रयोग, अदरक का प्रयोग, जीरा, लहसुन, काली मिर्च, इन सभी के चीज़ें को हम लोग डालेंगे तो उसमें जो कीटाणु होंगे तो वो भी चला जाएगा और हमारे शरीर के अंदर हर एक ऑर्गन के अंदर एक ऐसा गर्माहट और ऐसा प्रोटेक्टिव सील तैयार हो जाएगा ताकि कोई भी इन्फेक्शन उसमें ना आए। ठीक है जी। डॉक्टर महापात्रा, वी आर आल्सो गेटिंग इन फ्यू ईमेल्स. रूपल वांट्स टू नो, is ashwagandha very useful to tackle or reduce the risk? Will it boost immunity? And Shivam, the question he is asking is, if I want to use Giloy, what is the form of Giloy in which it should be used? Whether it should be the natural form or even there are pills available, so should they take in form of pills? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अश्वगंधा के बारे में कहूँ, अश्वगंधा एक ऐसा रसायन द्रव्य है जो हर एक ऑर्गन को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें जो गुण होता है कि उष्ण गुण होता है और मधुर रस होता है। इस सीज़न के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मधुर स्निग्ध रस लेना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में, और साथ ही साथ उसमें उष्ण गुण भी अगर आ जाए तो वो ऑर्गन बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है। Right. और अभी आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली IIT के साथ जापानीज़ टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बिन
started, and they have found that ashwagandha is a major thing which can protect the infection of COVID-19. Right. And a second thing is about giloy. Giloy has to be taken in different form, right? In ras, swaras, that is extract, in powder form, and in quath form, decoction form. So several ways of taking the thing. डॉक्टर विनोद यादव, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि ऋतु संधि और मौसम की बात अगर करें तो इसमें एक बड़ा मौजूद सवाल है कि अभी जो ज़बरदस्त जिसको कहते हैं प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बाहर मौसम बहुत गर्म हो रहा है और ऐसे में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का भी खतरा लगातार बना हुआ है। कोविड-19 से भी निपटना है और इससे भी निपटना है। किस तरह से दोनों चीज़ों को समझें, जानें और इसका बैलेंस बनाएं और उससे बच के रहें? देखिए, संपूर्ण स्वास्थ्य सम अवस्था में है। जब भी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो आपको सामान्य रूप से अपने आप को ठंडक में रखना है। ज़्यादा गर्मी के प्रभाव से अभी मैं देख रहा हूँ कई हमारे पास पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो हम लोग काढ़े बता रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए, वो ज़्यादा मात्रा में पी लेने से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उनको जलन हो रही है और दिक्कत हो रही है। तो ऐसे लोग जिनकी प्रकृति पैथिक हो, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या खाना खाने के बाद तुरंत एसिड होता है, सीने में जलन होती है, वो लोग काढ़े का सेवन ना करें। डॉक्टर यादव, यहाँ प्लीज़ हम चाहेंगे आप व्यूअर्स को बता दें कि ये जो काढ़ा है जिसे तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और मुनक्का इसको मिलाकर बनाना है, कैसे बनाया जाना चाहिए और सुरक्षित तरीका या कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए? देखिए, ये मान लीजिए आप 10 ग्राम की मात्रा में थोड़ा थोड़ा अंदाज से आप घर में आधा आधा एक चम्मच ले लें। मान लीजिए 10 मुनक्के के दाने ले लें, इस तरह थोड़ी दालचीनी ले लें। ज़्यादातर घरों में बनाने का, लेकिन इसकी जल की मात्रा लगभग 2 ग्लास जैसी आप रख लें। 2 ग्लास में इसे रात्रि में कूट के भिगो दें। रात्रि में कूट के भिगो देने के बाद ये रात भर इतना फूलेगा और औषधीय गुण धीरे धीरे जल में घुलेंगे। सुबह आप प्रातः उठ के इसको बहुत धीमी गैस में इसको उबालें। ढक्कन से आपने इसको ढकना नहीं है, और जब ये उबलते उबलते चौथाई रह जाए, चतुर्थांश रहने के बाद लगभग आधा गिलास रह जाएगा, तब इसको छान के इसको आप पी सकते हैं। जिन लोगों को कड़वा लगे वो इसमें गुड़ मिला के पी सकते हैं। इसके अलावा ठंडा होने पर इसमें शहद मिला के भी पी सकते हैं, क्योंकि शहद का प्रयोग लोग करते हैं, पर गर्म के साथ शहद का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर कौशिक महापात्रा, जब बात टोटल हेल्थ की होती है, आयुर्वेद की बात कहते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। किस तरह से इस दौरान जो सस्पेक्ट है या जो पॉजिटिव हो गए हैं वो अपना मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, क्या कुछ करें, आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में? बिल्कुल, हमें देखिए 3-4 चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखना होता है। एक साइकोलॉजिकल हेल्थ, दूसरा स्पिरिचुअल हेल्थ, तीसरा सोशल एंड बिहेवियरल एंड, और चौथा है पर्सनल हेल्थ। जी, सबसे पहले साइकोलॉजिकल हेल्थ हम लोग कैसे होता है, जैसे हमारे देश में बताया जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे ही कि ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड पीस, ये तीनों चीज़ों हमें रखना पड़ेगा। देखेंगे कि कोविड के जब 7th या 8th डे होता है तब एक सांस की दिक्कत होता है और वो भयंकर दिक्कत होता है। ज़्यादातर पेशेंट क्या होता है कि हार्ट फेलियर हो के मरते हैं, क्योंकि उस समय एयरवे बहुत नैरो हो जाता है। अगर हम शांति से रहें, कोई टेंशन ना करें, तो ठीक से चला जाएगा। दूसरी बात होता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ में आयुष गाइडलाइन भी यही कहते हैं, आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन जो है वहाँ पर ये बताया जाता है कि मेडिटेशन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, एंड दैट शुड बी फॉर नॉट मोर देन 30 मिनट्स, और थोड़ा सा हम एक्सरसाइज भी करें ताकि हम लोग फिट रहें। सोशल एंड बिहेवियरल हेल्थ जहाँ तक बात है लोगों का, कि साइकोलॉजिकली जैसे हमें शांत रखना है और हमें ऑनेस्ट रहना है, सिमिलर पैटर्न में हम लोगों को सोसाइटी की तरफ भी ऑनेस्टी रखना होता है। और यहाँ पर एक बात बताया जाता है कि लोगों का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि खाना नहीं मिलेंगे उनका इम्यूनिटी अपने आप डाउन हो जाएगा, और उस समय कोविड-19 की फिक्र हमें ज़्यादा रहेगा उन पेशेंट्स के ऊपर। तो इतना हो सके कि अपने चार पास कोई गरीब देखे, कोई भूखा देखे, उनको भूखा ना रहने दें। Dr. Mahapatra, if we talk about the simple Ayurvedic procedures, there's this nasal application that has been suggested, which says apply sesame oil, coconut oil or ghee in both the nostrils in the morning and evening twice a day. How would it help us? Well, in Ayurveda it has been said that nasa hi sirasa dwaram,
That is, nose is the entry path of brain. Now, if the brain becomes normal and brain become active, then the total nervous system will be active. And if nervous system active, all the organ will very active. So, there is a chance when the COVID-19 enters into the body, if the organs are active, then it will not be in flourish state. So, all features will not come. And again, the preventive aspect of the patient will increase. So, that is the way of nostril. And one more thing, if through nostril, if we take, there is a chance to protect the respiratory tract. So, for respiratory immunization and build up the immunity inside the respiratory system, it is very essential. Right. जी डॉक्टर विनोद यादव, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जब हम बात करते हैं फिर से घूम कर कि इम्यूनिटी पर आए, जब इम्यूनिटी जिनकी कम है किसी वजह से, जैसा कि आपने कहा कि अगर साथ साथ वो उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है या डायबिटिक है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो विशेष तौर पर क्या ख्याल रखें, किस तरह से चलें कि आयुर्वेद से क्या कुछ उनकी मदद हो सकती है और ख़ासतौर पर क्या कुछ वो जो घरेलू उपचार है उसके तहत कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जब कोई किसी व्याधि से ग्रसित है, मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, सांस की तकलीफ़ का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, इन सब में सबसे पहले अपने इस रोग को ना बढ़ने दें, सबसे प्रायोरिटी वाली बात है। इसके बाद इनके रोगों से बचने के लिए बॉडी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने की बात है। फॉर एग्जांपल, जैसे डायबिटीज़ में हम कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं, जैसे स्वर्ण का हम उपयोग करते हैं, जिसमें वसंत कुसुमाकर रस का उपयोग करते हैं। अगर जड़ी बूटी में देखें तो हम आंवला और गिलोय रस का या आंवला और हल्दी के स्वरस का भी उपयोग करते हैं। आप खाली पेट आंवला और हल्दी के स्वरस का उपयोग करें। इसके अलावा एक रसायन चूर्ण मैं बताता हूं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसमें गिलोय का पाउडर ले लीजिए, आंवले का पाउडर ले लीजिए और हरितकी का पाउडर ले लीजिए। इन तीनों को मिलाकर आप एक जगह रख लीजिए और 1 चम्मच सुबह शाम खाइए। ये डायबिटीज़ में बहुत काम करेगा, आपकी डायबिटीज़ को बढ़ने देगा और लगातार 3 महीने 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके किडनी पे जो डायबिटीज़ का इफेक्ट आ रहा है उसको कम कर रहा होगा, आपके लिवर पे डायबिटीज़ के इफेक्ट को कम कर रहा होगा। और सबसे बात है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो आंखों में असर आता है डायबिटीज़ के कारण, उन रोगों में भी ये बहुत लाभकारी रासायनिक इफेक्ट डालेगा। आपकी रोशनी अच्छी होगी, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, आपके गले में इन्फेक्शंस रूटीनली कम हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे सांस में है, सांस में कुछ औषधियाँ प्रयोग करते हैं, जैसे पिपली रसायन का हम प्रयोग करते हैं। पिपली घर भर में उपलब्ध है, इसका पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या साबुत पिपली आप दूध में बॉईल करके 3 पिपली 6 पिपली 5 7 पिपली का रूटीन में 10 दिन 15 दिन ऐसे उपयोग करके रोक सकते हैं। इसके अलावा शिलाजीत का उपयोग कर सकते हैं। गर्मी में है, थोड़ा सावधानी से करें, लेकिन अगर उचित अनुपान जैसे दूध के साथ प्रयोग करेंगे। और सिंपल उपाय मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल, यदि दूध में आप घी डाल के रोज रात में सेवन करेंगे, क्षीर घृता अभ्यासम रसायनम, यानी कि ये अपने आप में सभी धातुओं का पोषण करता है, न्यूट्रिशन देता है। उसमें हल्दी डालना भी लाभकारी होगा? हाँ बिल्कुल, हल्दी डालना भी लाभकारी होगा, बल्कि अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो उसका स्वरस इस्तेमाल करिए। और हल्दी कई फॉर्म में खाने में भी यूज़ करिए और आप दूध में। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखने वाली बात है हल्दी के प्रयोग में, जो पित्त प्रकृति के पेशेंट हैं या जिनको एसिडिटी, जलन या गर्मी पैदा होती है, वो हल्दी का इस्तेमाल ना करें। वो लोग मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी एक वंडरफुल ड्रग है, जिसको आप अगर 4 महीने 5 महीने कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इवन छोटे बच्चों को जिनको खांसी जुकाम लगातार उनको बना रहता है, उसमें मुलेठी का डिकॉक्शन भी यूज़ कर सकते हैं आप। मुलेठी का पाउडर शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जी, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि जब आप आयुर्वेद की चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आप सावधानियां भी बरतें। आपको समझ ये भी होनी चाहिए कि क्या कुछ आप की वृत्ति है, किस तरह से आपको कौन सी दवा लेनी है। फिलहाल जब हम बात आयुर्वेद की करते हैं तो बात योगा की भी होगी। और जब कहा जाता है कि योगा कर्मस कौशलम, किस तरह से योग हमारे जीवन को और ख़ास तौर पर इस समय योग कितना ज़रूरी है, आइए देखते हैं। योग एक अनुशासन है जो निरोगी और स्वस्थ जीवन जीने का वरदान देता है। आइए समझते हैं कुछ योगासन
जो उदर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही श्वसन तंत्र को भी मजबूती प्रदान करते हैं। डॉक्टर बसव रेड्डी, कौन से योगासन आप बताना चाहेंगे और किस तरह से ये लाभकारी हैं? हम यहाँ पीठ के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास दिखाएंगे। उत्थान पादासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंदासन, सरल मत्स्यासन। ये योगासनों का अभ्यास करने से हमारा पाचन तंत्र सक्षम हो जाती है। जो मलबद्धता है और हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं उसको निर्मूलन हो जाती है, और वायु विकोप होते हैं उसको भी शमन हो जाती है। उनके साथ साथ जो मेरुदंड का जो स्ट्रेचिंग होती है, जो बैठकर नहीं कर पाते हैं, उसमें आप अपने आप मेरुदंड का भी क्षमता बढ़ती है। उत्थान पादासन, सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों के बीच कुछ दूरी अंतर, दोनों हथेलियों को थोड़ा सा दूरी पर रखें। अब सबसे पहले हम उत्थान पादासन करेंगे। दोनों पैरों को जोड़िए, हथेलियों को जमीन पर शरीर के बगल में रखें। श्वास लेते हुए धीरे से दोनों पैरों को 1 या 1.5 फुट के अंतर ऊपर उठाएं। शरीर को स्थिर रखें। श्वास और प्रश्वास का प्रक्रिया जारी रखें। 7-8 सेकंड्स तक रुकिए, वापस आइए। सांस छोड़ते हुए लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए छाती के ऊपर ले आइए। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाते हुए पैरों को पकड़िए। धीरे से सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। पवन मुक्तासन की अंतिम स्थिति में आ जाइए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाए। दोनों हथेलियों को छोड़िए, पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे ले आइए। शवासन में विश्राम कीजिए। सेतु बंदासन, दोनों पैरों को जोड़िए, हथेलियों को जमीन पर रखिए, घुटनों को मोड़िए, अपने कमर के बगल में रखिए। सांस लेते हुए धीरे से शरीर को उठाइए। पूरा सेतु जैसे शरीर को बनाएं। पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपना यथाशक्ति आसन में बने रहे। सांस छोड़ते हुए वापस आइए। शवासन में विश्राम कीजिए। सरल मत्स्यासन, दोनों पैरों को जोड़िए, हथेली जमीन पर रखिए, सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए शरीर को मत्स्य जैसे बनाइए। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास जारी रखें। श्वास का अनुभव कंठकूप में महसूस कीजिए। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास के साथ धीरे से वापस आ जाइए। शवासन में विश्राम कीजिए। तो योग करने से आप बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और खतरा कम कर सकते हैं कोविड-19 का। जो तमाम जानकारी दी है डॉक्टर कौशिक दास महापात्रा, डॉक्टर विनोद यादव, आप दोनों का ही धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हमें कोशिश करते रहना है, क्योंकि कहा जाता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि नई आदतें, नया व्यवहार, कोविड के लिए अब यही हथियार
तो इस मूल मंत्र के साथ आपको आगे जीना है, क्योंकि कोविड के साथ ही जब जीने की बात कही जा रही है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस न्यू नॉर्मल को अपने जीवन में अपनाएं। उम्मीद है कि आपने जो यहाँ के संदेश हैं उसको समझा होगा और उसको जीवन में उतारेंगे, कोविड के साथ बचाव संभव हो सकेगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।